हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंधित नियम। विद्युत चुंबकीय प्रेरण जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ ऑफ फैराडेज। फैराडे ने जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंधित नियम दिए थे उसके अंदर सबसे पहले उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट के बारे में समझेंगे कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया था, क्योंकि कभी कभी ये पूछ लिया जाता है आपसे और आपको ये समझना जरूरी है। और उसके बाद में उन्होंने जो इसके बेस पर जो नियम दिए थे उन नियम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन होता है उसके अंदर फैराडे के नियम क्या थे और उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, एक्चुअली वो एक्सपेरिमेंट किया था। तो फैराडे ने बताया था कि अगर एक कॉइल को हम इस टाइप से यहाँ पर जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर बना के रखें, जिसके अंदर हमने ये गैल्वेनोमीटर लगा रखा है जो प्रेजेंस ऑफ करंट को मेजर करता है। अगर इसको रख दें तो इन्होंने देखा था अगर किसी कॉइल के पास में अगर किसी मैग्नेट को हम इस कॉइल के रिलेटेड मोशन कराएं तो इसके अंदर करंट क्या होता है, प्रोड्यूस होने लगता है। तो इन्होंने देखा कि अगर हम किसी मैग्नेट को पास में लेके आते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। और अगर ये पास में लाके इसको रोक दें तब इसके अंदर करंट जो गैल्वेनोमीटर होता है वो करंट को शो नहीं करता है। इसके बाद अगर इसको हम दूर ले जाएं, मतलब इसको हम क्या कर रहे हैं, पास में ला रहे थे पहले, अब हम अगर दूर ले जाएं, अगर इसको हम दूर ले जाते हैं तो इसके अंदर अपोजिट डायरेक्शन में जो होता है वो करंट प्रोड्यूस होता है। लेकिन जब ले जाके यहाँ पे रोक देते हैं तब इसके अंदर कोई करंट क्या होता है, प्रोड्यूस नहीं होता है, इसके अंदर कोई करंट शो नहीं होता है। तो फैराडे ने इसके बेस पर एक लॉ दिया, मतलब उन्होंने जो इसको समझा उसके बेस पर उन्होंने दो नियम दिए जिसे फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम कहते हैं। अब उसको लिखने से पहले यहाँ पर एक टर्म आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, या विद्युत ये चुंबकीय फ्लक्स जिसको कहते हैं। तो ये फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स को हम समझ लेते हैं। तो हम जानते हैं कि जो मैग्नेट होता है उसके आसपास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब इसके पास में, कॉइल के पास में आती हैं या कॉइल से दूर जाती हैं तो क्या होता है, ये जो कॉइल का एरिया, मान लीजिए कॉइल का एरिया एक फिक्स एरिया है, तो इस कॉइल के एरिया के अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर पास हो रही हैं। अगर ये मैग्नेट पास होगा तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी, और अगर ये दूर होगा तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, कम होंगी। क्योंकि दूर जाने पर मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं उसके पास में, इसके जो पोल्स होते हैं उसके पास में ही होती हैं, दूर ज्यादा कम होती हैं। तो जब ये पास में रहेगा तो इस एरिया से संबंधित रिलेटेड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, जो विद्युत बल रेखाएं होंगी वो ज्यादा होंगी, और अगर ये दूर जाएगा तो इससे रिलेटेड जो एरिया है, इससे रिलेटेड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो कम होंगी। तो जो फ्लक्स होता है वो यही होता है कि किसी कॉइल से या किसी लूप से रिलेटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उस लूप के एरिया के अंदर पर्टिकुलर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासेस थ्रू ए एरिया कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स रिलेटेड टू दैट एरिया, मतलब उस एरिया से रिलेटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसके अंदर जो पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है उसकी संख्या के बराबर होता है ना। मतलब इस क्षेत्रफल से, कुंडली के इस क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही क्या कहते हैं, से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। और मैग्नेटिक फ्लक्स जो फाई होता है वो होता है बी डी ए होता है। क्या होता है, बी डी ए होता है, अगर ये ठीक परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या हो, वर्क कर रहा हो। तो फाई इक्वल टू क्या होता है, बी डी ए होता है। अब ये तो हमने समझा कि जो फैराडे ने ऑब्जर्वेशन किया था, जो एक्सपेरिमेंट किया था वो क्या था। तो उन्होंने देखा था कि अगर ये मोशन चालू रहता है, मतलब यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही होती हैं या फिर दूर जाने पे घट रही होती हैं, मतलब इस कॉइल्स के एरिया से रिलेटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है अगर वो चेंज होता रहता है, या तो इंक्रीज हो रहा हो या फिर डिक्रीज हो रहा हो, तो करंट क्या होता है, इसके अंदर फ्लो होता है। और दूसरा, अगर यहाँ पर जो मोशन है अगर रोक दिया जाता है, अगर ये स्टे हो जाता है तो इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होता है। और इसके अंदर जो करंट होता है, याद रखना, इसके अंदर जो करंट होता है जो प्रोड्यूस हो रहा है वो रिलेट करता है कि इसके अंदर मोशन कितनी तेजी से हो रहा है ना। तो जो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ है, जो प्रेरित विद्युत बल है, वो फ्लक्स में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स रिलेटेड टू द कॉइल पर डिपेंड करता है। अब यही जो दो चीज इन्होंने ऑब्जर्व किया था, इसको इन्होंने क्या किया था, फ्लक्स मतलब फैराडे के लॉ के रूप में लिखा। तो पहला इन्होंने क्या लिया, पहला इन्होंने बताया कि किसी भी कॉइल से रिलेटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है अगर वो चेंज होता है तो उसके अंदर क्या होता है, जो इंड्यूस करंट वो प्रोड्यूस होता है। तो परिवर्तन यहाँ पे लिखा था, किसी
कुंडली, कुंडली इसको हम कॉइल कहते हैं। किसी कॉइल मतलब इसको हम लिख सकते हैं किसी कॉइल से जो संबंधित फ्लक्स है, फ्लक्स जो होता है परिवर्तित होने पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। मतलब अगर इस कॉइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होती है तो वहां क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है, उत्पन्न होता है। और ये डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितनी तेजी से वो फ्लक्स हो रहा है। जब तक ये परिवर्तन जारी रहता है तब तक क्या होता है ये नियम, मतलब ये इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंडक्शन के कारण मतलब जो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ है जिसको प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं वो बना रहता है। जब तक परिवर्तन चालू रहता है, जब तक परिवर्तन जारी रहता है प्रेरित विद्युत वाहक बल बना रहता है। ये जो था ये फैराडे का पहला नियम था। क्या नियम था कि किसी कुंडली या कॉइल से संबंधित जो फ्लक्स होता है अगर वो परिवर्तित होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और प्रेरित विद्युत वाहक बल तब तक बना रहता है या जब तक परिवर्तन जारी रहता है प्रेरित विद्युत वाहक बल बना रहता है। मतलब ये जब तक चेंज होता रहेगा इससे रिलेटेड तो उसके अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है, बना रहेगा। तो ये तो पहला नियम था। अब दूसरा नियम क्या दिया, द्वितीय नियम जिसको हम कहते हैं सेकेंड लॉ। द्वितीय नियम क्या कहता है, द्वितीय नियम कहता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ को यहाँ पे हम शो करते हैं एप्सिलॉन से। क्या शो करते हैं, एप्सिलॉन से। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स रिलेटेड टू द कॉइल। मतलब यहाँ पर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, विद्युत वाहक बल कुंडली से संबंधित फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता है। मतलब अगर हम कहें कि एप्सिलॉन इंड्यूस्ड ईएमएफ है तो ये जो होगा ये फ्लक्स में जो चेंज आ रहा है टाइम के साथ उसके क्या होगा, यहाँ पर उसके प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगर फ्लक्स के टाइम के साथ चेंज होता रहेगा तो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो क्या है, बना रहेगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। इस टाइप से ये नियम लिखा जाता है। कहने का मतलब यहाँ जो माइनस है वो ये बताता है कि यहाँ जो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा है वो उस कारण का विरोध कर रही होती है जिस कारण वह उत्पन्न हो रही होती है ना। और ये जो मैंने अभी सेंटेंस बोला कि प्रेरित विद्युत धारा या प्रेरित विद्युत बल उस कारण का विरोध करता है जिस कारण वह उत्पन्न होता है, उसको हम लेंज का नियम कहते हैं, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा दूसरे वीडियो में किसी। तो यहाँ एप्सिलॉन इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। यहाँ पे जो एन है उस कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स है कि कितने फेरे लपेटे गए हैं। अगर एक फेरा होगा तो एक बार होगा, और नंबर ऑफ टर्न्स अगर ज्यादा है, अगर कुंडली में फेरों की संख्या नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल इज मैक्सिमम, देन इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी मैक्सिमम। जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वो क्या होगा, अधिकतम होगा। तो ये दोनों ही मीडियम के लिए वीडियो बना हुआ है, ये आप इसको यहाँ पे आराम से देख सकते हैं और समझ सकते हैं जो फैराडे ने जो नियम दिए थे वो क्या थे। अब फैराडे के जो नियम होता है इसको सॉल्व करते हैं तो हम जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं बी डी ए, मान लीजिए कि फाई की जगह मैं लिख दूं बी डी ए, मतलब एप्सिलॉन इक्वल टू मैं लिख दूं यहाँ पे बी और डी ए की जगह मैं पूरा ए ही लिख देता हूँ, पूरा एरिया स्मॉल एरिया की जगह पूरे मैं एरिया ही लिख दूं और ये माइनस लगा दूं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर B को कांस्टेंट रख दें, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है अगर B को कांस्टेंट रख दें तो A में अगर चेंज करेंगे टाइम के साथ, मतलब एरिया कॉइल का एरिया बार बार कम ज्यादा हो रहा है अगर मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर, तो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, यहाँ पर प्रेरित हो जाएगा। आपने देखा होगा जो जनरेटर होते हैं उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट रहता है, उसके अंदर कॉइल को घुमाया जाता है जिसको आर्मेचर कहते हैं। और दूसरा, अगर मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दूं, एरिया जो होता है इसको फिक्स कर दूं,
और उससे रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है, मतलब एक कॉइल के बीच में एक मैग्नेट को मैं क्या करूं, रोटेट करूं। तो मैग्नेट अगर कॉइल रोटेट करेगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बार बार चेंज होगा। तो इन दोनों ही तरीके से क्या कर सकते हैं हम, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, उसे हम उत्पन्न कर सकते हैं। एक और चीज मैं आपको बताऊं, जो पिछले वीडियो में पहले मैं वीडियो बना चुका हूं उसके अंदर, जिसको हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वापस मैं आपको समझाता हूँ, वो चीज होती है जिसके अंदर अगर किसी एक कॉइल के अंदर हम उससे रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू में चेंज करते हैं, तो पास में रखी जो दूसरी कॉइल है जिसके अंदर बिल्कुल भी करंट या सेल वेल कुछ भी नहीं लगा है, उसके बाद भी क्या होता है, उसके अंदर करंट एक प्रोड्यूस हो जाता है, जिसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। और ये जो फिनोमिना होता है उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। मतलब हम पहले कॉइल से रिलेटेड अगर मैग्नेटिक फ्लक्स या करंट की वैल्यू, अल्टरनेटिव करंट की वैल्यू चेंज करते हैं, तो दूसरे के अंदर जिसके अंदर बिल्कुल भी करंट या कोई सेल नहीं जुड़ा हुआ, उसके बाद भी उसके अंदर जो करंट होता है वो प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये जो फिनोमिना होता है एक तरह से मैजिकल फिनोमिना कह सकते हैं, लेकिन कुल मिला के साइंस होता है, कुछ भी मैजिक नहीं होता है। उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। आई होप आपको ये जो दो नियम हैं ये समझ में आए होंगे और राइटिंग में समझ में आई होगी। इस वीडियो को जितना हो सके उतना देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इसके बारे में नॉलेज हो सके। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।